उत्तरी नाइजीरिया के झुलसाने वाले अप्रत्याशित विस्तार में गुआनाकुरा या हाइनामेन ऐसी भूमि में जीवंत रहते हैं जहां प्रकृति की चरम सीमाएं शासन करती है। गुआनाकुरा इस प्रतिकूल वातावरण में पनपते हैं। उनकी त्वचा सूरज की किरणों से खराब हो जाती है। उनकी आंखें लगबगे की तरह तेज हो जाती है जिनके साथ वे रहते हैं। यह अस्तित्व प्रकृति के साथ एक क्रूर नृत्य है जहां मनुष्य और जानवर एक विचित्र सहजीवी बंधन को साझा करते हैं। दोस्तों, गुआनाकुरा के लिए हर दिन तत्वों के खिलाफ एक लड़ाई है। दिन की चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ ऐसे वातावरण में फैलाने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी बीमारियां जो उचित चिकित्सा देखभाल के बिना अक्सर घातक होती है। मलेरिया, हैजा और अन्य घातक बीमारियां हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा है। फिर भी जनजाति इस दुर्गम भूमि में जीवित बनी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद गुआनाकुरा अपने अनूठे जीवन के तरीके और असाधारण कौशल के माध्यम से फलते फूलते हैं, जो कि जंगल में रहने की पीढ़ियों द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि उनकी सबसे चौंकाने वाली प्रथा लगबगे के साथ उनका असामान्य संबंध है। जबकि अधिकांश लोग ऐसे खतरनाक शिकारी से डरते होंगे, लकड़बग्घा पुरुष उनके साथ रहते हैं। जंगली और अप्रत्याशित ये जीव उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। जनजाति के सदस्य लकड़बग्घों को संभालने में ऐसी विशेषज्ञता के साथ कुशल है जो लगभग अलौकिक लगती है। उनके और लकड़बग्घों के बीच के संबंध विश्वास से बंधे हुए हैं, जो वर्षों से निकट संपर्क और आपसी समझ से बने हुए हैं। जनजाति का मानना है कि लकड़बग्घे सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि वे जिस कठोर दुनिया में रहते हैं उसके रक्षक, मार्गदर्शक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक साथी भी हैं। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते हुए गुआनाकुरा इन डरावने जानवरों के साथ प्रदर्शन करते हैं। उनका प्रदर्शन कौशल और बहादुरी का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन है, जहां वे अपनी आवाज़ और शारीरिक भाषा के अलावा किसी और चीज़ से लकड़बग्घों को नियंत्रित करते हैं। ये एक खतरनाक कार्य है जो आसानी से गलत हो सकता है, फिर भी हाइना पुरुष इसे शांति और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, जो दुनिया में किसी भी अन्य जनजाति द्वारा बेजोड़ है। लकड़बग्घों के साथ इस तरह से संवाद करने की उनकी क्षमता, जो सामान्य मानव पशु संपर्क से परे है, उनके अस्तित्व को इतना रहस्यमय बनाती है। लेकिन ये सिर्फ लकड़बग्घे ही नहीं है जिन्हें गुआनाकुरा ने वश में किया है। सांप, बबून और अन्य जंगली जीव भी उनके असाधारण प्रदर्शन का हिस्सा है। जनजाति ने इन जानवरों को संभालने की क्षमता विकसित की है, जैसे कि वे अपने शरीर का विस्तार थे। उन्हें अपनी इच्छानुसार ऐसे तरीकों से झुकाते थे जो बाहरी पर्यवेक्षक के लिए लगभग असंभव लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि जनजाति के सदस्यों को पशु नियंत्रण की सूक्ष्म कला सीखने के लिए वर्षों के गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। वे जिन जानवरों के साथ बात करते हैं उनके बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं, उनके व्यवहार और प्रवृत्तियों को सीखते हैं और उस ज्ञान का उपयोग विस्मयकारी प्रदर्शन करने के लिए करते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देता है। फिर भी इन प्राणियों के साथ जीवन अत्यधिक जोखिमों के साथ आता है। सांप का काटना, लकड़बग्घा का हमला या बबून की अचानक आक्रामकता एक पल में जीवन को समाप्त कर सकती है। लेकिन लकड़बग्घा पुरुष हर दिन इन जोखिमों के साथ जीते हैं। वे खतरे को अपने अस्तित्व के हिस्से के रूप में स्वीकारते हैं, ये समझते हुए कि इसके बिना उनका जीवन जीना संभव नहीं होगा। यही मानसिकता उन्हें दुनिया की अन्य जनजातियों से अलग करती है, क्योंकि वे हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। जनजाति के बुजुर्ग, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें आत्माओं से बात करने की क्षमता होती है, उनका सम्मान किया जाता है और मुसीबत के समय मार्गदर्शन के लिए उनकी सलाह ली जाती है। प्राचीन परंपराओं में निहित इन प्रथाओं ने गुआनाकुरा को न केवल जीवित रहने की अनुमति दी है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में पनपने की अनुमति दी है जिसे सहन करना अधिकांश लोगों के लिए असंभव प्रतीत होता है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे वातावरण में जीवित रहना कितना असाधारण स्तर की शारीरिक सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जनजाति के सदस्य पृथ्वी पर सबसे मजबूत और सबसे लचीले लोगों में से कुछ है। उनकी जीवन शैली निरंतर गतिमान रहने वाली है, क्योंकि वे एक गांव से दूसरे गांव तक यात्रा करते हैं, अक्सर कड़ी धूप में कई दिनों तक पैदल चलते रहते हैं। बाहरी लोगों के लिए ग्वानाकुरा एक अजीब और रहस्यमय लोगों की तरह लग सकता है, लेकिन जो लोग उनके बीच रहते हैं उनके लिए वे जीवित रहने की शक्ति, लचीलेपन और मनुष्य और प्रकृति के बीच के अटूट बंधन का एक प्रमाण है। जनजाति के पुरुष और महिलाएं एक क्रूर सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके कठोर वातावरण और उनके साथ रहने वाले प्राणियों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति प्रतिकूल जलवायु द्वारा आकरित गहरी धैसी हुई आंखें, झुलसी हुई त्वचा और मांसल शरीर द्वारा चिन्हित है, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर स्थानों में से एक में वर्षों तक जीवित रहने से परिष्कृत हुई है। ग्वानाकुरा की महिलाएं समान रूप से लचीली होने के बावजूद अपनी ताकत, अनुग्रह और अद्वितीय सुंदरता के लिए पहचानी जाती हैं, जो उनकी जीवन शैली से आती है। उनकी त्वचा, जो अक्सर सूरज की रोशनी से काली हो जाती है, जटिल निशानों और टैटुओं से चिन्हित होती है, जो आत्माओं और जंगल के प्रति उनके संबंध का प्रतीक है। इन महिलाओं की सुंदरता न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि वे भूमि के सार और अपने आसपास के वन्य जीवन का प्रतीक है। वे घर के दैनिक कामकाज, भोजन तैयार करने, बच्चों की देखभाल करने और परिवार इकाई को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक कई अन्य कार्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। आनुवांशिक रूप से ग्वानाकुरा ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो उनके सामने आने वाली कठोर परिस्थितियों के जवाब में विकसित हुए हैं। उनके शरीर अत्यधिक तापमान के प्रति अधिक लचीले होते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन बीमारियों का सामना करती है जो अन्यथा अन्य आबादी को नष्ट कर सकती है, और उनके शारीरिक सहन शक्ति अद्वितीय है। ऐसा माना जाता है कि यह आनुवांशिक अनुकूलन क्रूर वातावरण में रहने की पीढ़ियों में विकसित हुआ है, जहां केवल सबसे मजबूत जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि काला जादू वास्तविक नहीं है, तो हम आपको बता दें कि काला जादू उनकी संस्कृति का एक आंतरिक हिस्सा है। हाँ, जो दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ अनुष्ठान और प्रथाएं आध्यात्मिक आत्माओं की शक्ति का आह्वान कर सकती है। यह प्रकृति की शक्तियों में हेर फेर कर सकती है। विशेष रूप से हाइना पुरुष अपने पर्यावरण और जानवरों को नियंत्रित करने के लिए अलौकिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि उनमें से कई लोगों के पास आत्माओं से बात करने, सुरक्षा बलों को बुलाने और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को शाप देने की क्षमता होती है। काले जादू की ये प्रथा न केवल जनजाति की रक्षा करने का एक तरीका है, बल्कि उन प्रणालियों के साथ अनुग्रह प्राप्त करने का भी तरीका है जिनके साथ वे रहते हैं, विशेष रूप से लकड़बग्घों के। लकड़बग्घे जनजाति की आध्यात्मिक मान्यताओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वानाकुरा इन जानवरों को पवित्र मानते हैं, उन्हें रक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि लकड़बग्घों के पास प्राकृतिक दुनिया के कुछ रहस्य को खोलने की कुंजी है, और जनजाति के अनुष्ठानों और प्रथाओं में उनकी उपस्थिति दैवीय शक्तियों के साथ उनके संबंध को मजबूत करती है। लकड़बग्घों को सिर्फ एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो जनजाति पर नज़र रखती है। कई अफ्रीकी जनजातियों की तरह वे बड़े हौसा जातीय समूह से संबंधित है, जो पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़े और सबसे प्रमुख समूहों में से एक है। उनकी धार्मिक प्रथाएं विविध हैं, जिनमें से कई लोग इस्लाम का पालन करते हैं, लेकिन अभी भी पुरानी स्वदेशी मान्यताओं में मानते हैं, जो प्रकृति और भूमि के आध्यात्मिक शक्तियों पर केंद्रित है। उनका विश्व दृष्टिकोण ऐसा है जहां आत्माएं हवा,
और पेड़ों से लेकर लकड़बग्घों और सांपों तक हर जगह रहती है जो उनकी भूमि साझा करते हैं। ग्वानाकुरा का धर्म इस्लामी शिक्षाओं और प्राचीन जीववादी परंपराओं का एक जटिल मिश्रण है, जहाँ पवित्र और अपवित्र सह अस्तित्व में रहते हैं। और हाँ दोस्तों, उत्तरी नाइजीरिया के इस सुदूर हिस्से की यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए इसमें शामिल चुनौतियाँ और खतरे को समझना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा प्राथमिक चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र को आमतौर पर पर्यटक अनुकूलन गंतव्य नहीं माना जाता। हालांकि ग्वानाकुरा शांतिपूर्व और सुरक्षात्मक लोग हैं, लेकिन आसपास का क्षेत्र अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है। यात्रियों को सशस्त्र गिरोहों और तस्करों जैसी स्थानीय आपराधिक गतिविधियों से सावधान रहना चाहिए और अधिक खतरा क्षेत्र में जाने से पहले विश्वसनीय स्थानीय गाइडों के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि कुछ क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन लीग से हटकर यात्रा करने के सशस्त्र समूहों या शत्रुतापूर्ण गुटों के साथ मुठभेड़ हो सकती है। आपको बताई गई सभी बातों के अलावा नाइजीरिया में देश की सबसे खतरनाक और डरावनी जगहों में से एक है मकोको फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट। ये अक्सर अफ्रीकी वेनिस के रूप में जाना जाता है। पानी पर फैली ये झुग्गी बस्ती एक ऐसी जगह है जहाँ बेहद विपरीत सौंदर्य और क्षय एक भयानक सन्नाटे में मौजूद है। ये जिला अपनी काली पैतृक शक्तियों के लिए बदनाम है, जिनका प्रतिनिधित्व प्रतीकों और आकर्षणों द्वारा किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये बुराई को दूर करते हैं, लेकिन इसका उपयोग निवासियों और उनके पर्यावरण पर नियंत्रण रखने के लिए भी किया जाता है। मकोको एक ऐसी जगह है जहाँ अलौकिक और वास्तविक चीज़ें इस तरह से मिलती हैं कि पृथ्वी पर कुछ ही जगहें मेल खा सकती है। मकोको एक संपन्न समुदाय का घर है जो पानी पर बने घरों और तैरते प्लेटफॉर्मों पर रहता है। निवासियों का दैनिक जीवन चुनौतीपूर्ण है। गरीबा, हिंसा और बुनियादी सेवाओं की कमी लगातार बनी हुई है। सरकार ने लंबे समय से इस क्षेत्र की उपेक्षा की है और मकोको के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मकोको या आसपास के क्षेत्रों की यात्रा पर विचार करने वालों के लिए स्थानीय परिस्थितियों को समझना महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय स्थानीय गाइडों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। आपराधिक गिरोहों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से बचें और हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राचीन और आधुनिक एक तरह से टकराते हैं, जो आकर्षक और भयानक दोनों ही हो सकते हैं, जहां अंधेरे पैतृक प्रतीकों की शक्ति, अस्तित्व के लिए संघर्ष और हिंसा का डर जीवन के हर हिस्से में व्याप्त है।